हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर कनेक्शन। सो आज हम क्लास 7th एनसीईआरटी चैप्टर 5 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले हमने चैप्टर के दो टॉपिक पार्ट 1 में किए थे और अब हमारा पार्ट 2 है। तो जो भी टॉपिक 2-3 बचे हुए हैं वो हम इस पार्ट में करेंगे। तो चैप्टर काफ़ी लेंदी है तो हमें दो पार्ट में करने पड़ रहे हैं, फिर भी वीडियोस काफ़ी लेंदी हो रही हैं। लेकिन आप लोग अगर इन वीडियोस को देखते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपने एग्ज़ाम में। हर चीज़ आपको बेसिक से समझ में आएगी और ये आपके सीटेट के एग्ज़ाम की जो लैंग्वेज होती है उसको समझने में काफ़ी आपकी हेल्प करेंगे। और इसके साथ ही यूपी टेट, सुपर टेट और केवीएस, एनवीएस में जो साइंस पूछी जाती है वहाँ के जो क्वेश्चन होते हैं, जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, उन्हें भी समझने में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो बिल्कुल भी वीडियो लेंदी देखकर या चैप्टर को लेंदी देखकर आपको छोड़ना नहीं है। आपको ये सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे एग्ज़ाम में बहुत काम आती हैं और हमें अच्छे मार्क्स दिलाकर हमारा सिलेक्शन कराती हैं। तो बिल्कुल भी आपको इन्हें छोड़ना नहीं है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। कोई भी वीडियो बड़ा देखकर आप स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं, जब आपको फ्री टाइम मिले तब देख सकते हैं, लेकिन कोई भी वीडियो, कोई भी क्लास स्किप मत कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है लोहे में जंग लगना। हम देखते हैं कि जंग लगने की घटना पर पुनः विचार करते हैं तो ये एक ऐसा परिवर्तन है जो लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करता है और धीरे धीरे उन्हें नष्ट कर देता है। चूँकि लोहे का उपयोग सेतु, पुल बनाने में, जहाज, कार, ट्रक आदि का ढांचा बनाने में और अन्य कई वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है, अतः जंग लगने के कारण होने वाले आर्थिक हानि बहुत अधिक होती है। जंग लगने की प्रक्रिया को समीकरण द्वारा हम व्यक्त करते हैं। तो ये फिर से हम केमिकल जो रिएक्शन होती है, समीकरण होता है, उसको फिर से व्यक्त करते हैं। तो हम यहाँ पर लोहा लेते हैं और ऑक्सीजन वायु की उपस्थिति होती है प्लस जल होता है और जंग बन जाती है और जंग होती है आयरन ऑक्साइड। क्या होती है? आयरन ऑक्साइड। तो ये है इस तरीके से कि Fe प्लस हम ऑक्सीजन लेते हैं O2 वायु से और प्लस यहाँ पर H2O जल होता है और ये तीनों अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? जंग बनाते हैं और जंग होती है Fe2O3। Fe2O3 यानी कि आयरन ऑक्साइड होती है जंग। तो जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल अथवा जलवाष्प दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। वास्तव में यदि वायु में आर्द्रता की अधिकता हो या नमी अधिक हो तो जंग जल्दी लग जाती है। तो जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल दोनों का होना अनिवार्य है, तभी जंग लगती है। आगे देखते हैं जंग लगने से रोकथाम कैसे करते हैं। लोहे की वस्तुओं को ऑक्सीजन अथवा जल अथवा दोनों के संपर्क में आने से बचाकर ही ऐसा किया जा सकता है। इसका एक सरल उपाय उन पर पेंट अथवा ग्रीज की एक परत चढ़ाना है। वास्तव में लोहे की सभी वस्तुओं पर नियमित रूप से पेंट अथवा ग्रीज की परत चढ़ाते रहना, जिससे उनमें जंग लगने को रोका जा सके। एक अन्य उपाय है लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जस्ता, जिंक जैसी किसी धातु की परत चढ़ा देते हैं। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम यशद लेपन यानी कि गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। आपने अपने घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग होने वाले लोहे के पाइप जो देखे होंगे वो यशद लेपित होते हैं। वो उनमें क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन ऑलरेडी होता है। तो यहाँ पर गैल्वेनाइजेशन होता है। जो हमारे घरों में पाइप लगे होते हैं उन पर भी यशद लेपित होता है, तो उनमें जंग नहीं लगती है। क्या आप जानते हैं कि पानी के जहाज जो होते हैं वो भी लोहे के बने होते हैं और उनका एक भाग हमेशा पानी में डूबा रहता है। पानी के ऊपर के भाग पर भी जल की बूंदें गिरती रहती हैं। यही नहीं, समुद्र के पानी में अनेक लवण भी पाए जाते हैं। लवण युक्त जल जंग लगने के प्रक्रम की दर को बढ़ा देते हैं, अतः जहाज़ों पर पेंट करने के बाद भी उन्हें जंग लगने से काफ़ी क्षति होती है। यही नहीं, जहाज़ों के लोहे के कुछ भाग को बदलना प्रतिवर्ष आवश्यक हो जाता है क्योंकि उसमें जंग लग जाती है। क्या आप विश्व में जंग लगने से होने वाले आर्थिक नुकसान की कल्पना कर सकते हैं? तो बिल्कुल। स्टेनलेस स्टील लोहे में कार्बन और क्रोमियम, निकेल तथा मैग्नीज जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। तो जो स्टेनलेस स्टील है वो लोहे में कार्बन और क्रोमियम और निकेल तथा मैग्नीज जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है और फिर इसमें स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? जंग नहीं लगती है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण क्या होता है? तो साधारण नमक
साधारण नमक लवण को समुद्र जल के वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार प्राप्त होने वाला नमक शुद्ध नहीं होता है और उसमें क्रिस्टलों के आकार को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है। तथापि किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। तो जो हमारा असाधारण नमक होता है वो शुद्ध नहीं होता है, उसके क्रिस्टलों को आकार को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है। तथापि किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उसके विलयन से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। और ये जो विलयन से क्रिस्टल शुद्ध क्रिस्टल उसके विलयन से प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, इसी को हम क्रिस्टलीकरण कहते हैं। यह भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। यह कैसा उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। अम्ल का उपयोग किया जाना है, अतः इसमें शिक्षक की उपस्थिति होनी आवश्यक है। तो किसी बीकर में 1 कप जल ले लीजिए और फिर उसमें हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाएंगे और जल को गर्म करेंगे। जब जल उबलना आरंभ कर देगा तो इसमें धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का चूर्ण निरंतर सावधानी से मिलाएंगे और कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाना तब तक जारी रखेंगे जब तक कि उसमें और कॉपर सल्फेट घोलना संभव ना हो। जैसे ही घुलने लगेगी फिर विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। फिल्टर पेपर की सहायता से हम क्या करेंगे? विलयन को छान लेंगे और फिर क्या होगा? जो उसके ऊपर विलयन को जो विलयन ठंडा हो रहा होता है उसे हिलाना डुलाना नहीं है, ना ही किसी प्रकार से उसको छेड़ना है। और कुछ समय बाद विलयन को देखना है कि आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखाई देंगे और यदि नहीं तो कुछ समय तक और प्रतीक्षा कर लीजिए। फिर वो क्या होगा? उसमें जो पदार्थ था छाना है आपने जो, उसमें क्रिस्टल दिखाई देंगे। भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा और अपने आसपास दिखाई देंगे ऐसे भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों को आप देखिए और उन्हें पहचानने का प्रयास कीजिए। तो इस तरीके से ये कॉपर सल्फेट का विलयन था और इस तरीके से इसमें ये क्रिस्टल दिखाई देंगे। तो आगे हम देखते हैं समरी। परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तनों में पदार्थों के भौतिक गुणों में कुछ परिवर्तन होते हैं और इन परिवर्तनों में नए पदार्थ नहीं बनते हैं। ये परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं, मतलब इनको वापस भी उस पदार्थ में, जैसे बर्फ से पानी, पानी से बर्फ, मतलब इनको उल्टा पलटा जा सकता है। रासायनिक परिवर्तनों में नए पदार्थ बनते हैं। कुछ पदार्थों को क्रिस्टलीकरण के द्वारा उनके विलयनों से शुद्ध अवस्था में भी प्राप्त किया जा सकता है। तो इस तरीके से हमने जो चैप्टर 5 था पूरा अपना कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप आपको क्लास 7th के जो 5 चैप्टर्स हैं, टोटल 5 चैप्टर्स अच्छे से समझ में आए। चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती हैं, वीडियोज अच्छी लगती हैं, तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर जो भी सीटेड डीलेड में हैं उनको शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।